देखा आपने कि आप सुन रहे हैं सबको कि सरकारें जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती। कोई भी सरकार हो, चाहे कोई सरकार हो, कोई भी कराना नहीं चाह रही है। मुन्ना सिंह जी ने जो कहा कि धरातल पे ये चीज़ सामने नहीं लाने देना चाहती सरकारें कि इस देश में किस जाति के कितने लोग हैं। आपको क्या लगता है अगर ये बात क्लियर हो जाती है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो जो ऊपर बैठे लोग जो नहीं ये करना चाह रहे हैं उनको कौन सा नुकसान होगा। आखिर ये तो एक क्लियर चीज़ है, आ जाए कि कौन सी जात के कितने लोग हैं तो कम से कम ये क्लियर आदमी पता रहे कि हम लोग इतने परसेंट हैं वो। लेकिन सरकारें जो ऊपर की हैं वो क्यों नहीं कराना चाह रही, इसमें ऐसी क्या वजह है? देखिए, भारत में जातिगत जनगणना कराना अभिजात्य वर्ग के लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी। उसका कारण यह है कि अभिजात वर्ग मुट्ठी भर है, जिसे हम अगर प्रतिशत की भाषा में कहें तो 15%, और जो दलित है, शोषित है, कमेरा वर्ग है, वो 85% है। अब चूंकि जातिगत जनगणना में सबसे पहले धर्म देखा जाएगा, और धर्म से पहले यह देखा जाएगा कि इस देश के मूल निवासी कौन है और कौन बाहर से आए हुए हैं। तो जब जातिगत जनगणना होगी तो ये बात अपने आप स्पष्ट होगी कि मूल निवासी कौन कौन है और कौन बाहर से आया हुआ है। उसके बाद अब जैसे देश पे ये बात आती है कि हिंदू धर्म, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हमारी कोई भी ग्रंथ को ले लें, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गीता हो, कहीं हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे कि मुस्लिम में, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, इस्लाम धर्म है, इसलिए हर जगह इस्लाम का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से हिंदू धर्म में 4 वर्ग बनाए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्यों में शूद्रों को छोड़कर बाकी 3 जो वर्ग हैं ये 15% को बिलोंग करते हैं। और जो शूद्र वर्ग कहेंगे, जिसमें शूद्र वर्ग में बैकवर्ड आता है और हरिजन आते हैं, जो 85% है। और उसी तरीके से जिस तरीके अगर जातिगत जनगणना कराई जाएगी, 1931 से पहले कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है, और 1931 के बाद भी कोई जातिगत जनगणना नहीं हुई है। मेरे ये आंकड़े जो मैंने बताया कि 85% और 15%, ये 1931 की जनगणना के आधार पर आधारित है। चूंकि उसी आधार पर आज तक हम लोग ये मानते आए हैं कि हम 85% हैं और ये 15%। अगर जातिगत जनगणना करा ली जाएगी तो ठीक उसी तरह से जैसे हाथी की आंखें छोटी होती, उसे उसका शरीर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन अगर जातिगत जनगणना करा दी गई और हाथी को उसका शरीर दिखाई पड़ने लगा, यानी कि जो अभिजात वर्ग से इतर है, तो वो अपने अधिकारों की मांग करेगा। और सबसे पहला मांग ये होगी कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अगर हम 85% है तो 85% सुख सुविधाएं देश में होती हैं वो हमें चाहिए, और हम छीनने का प्रयास करेंगे, और क्रांति इसी आधार पर भारत में आएगी, और वो जातिगत जनगणना होते ही आ जाएगी, और अधिकार अपना जो शूद्र वर्ग है, कमेरा वर्ग है, दलित वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, ये मांगेगा, जिसको अभिजात वर्ग जो सत्ता में बैठा हुआ है नहीं करना चाहता है। और यही वजह है जो जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहता। मुन्ना सिंह जी, यहीं पे हम आपसे एक बार फिर मुखातिब होंगे कि आपका संगठन पिछड़ा वर्ग संघ जो है वो सन 1961 से इसी बात के लिए लड़ रहा है, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी।
क्या आपको लगता है कि अभी तक ये मांग 1961 से चल रही है, क्यों नहीं पूरी हुई? ये मांग पूरी करने वाले जो जिम्मेदार लोग हैं वो ये कभी नहीं चाहते हैं कि इस तरह की कोई मांग पूरी हो और समाज में ये लोग भी बराबर आएं और बराबरी का दर्जा इनको मिले। इसीलिए ये मांग आज तक मांग बनकर ही रह गई है। कारण ये है कि ये जो भागीदारी की बात कर रहे हैं या बैकवर्ड की जो बात होती है, बैकवर्ड के लोग अभी तक उस स्थान तक नहीं पहुँचे हैं जो एक सामाजिक परिवर्तन ला सकें। इसी का कारण ये है कि जो लोग ऊपर बैठे हैं, जिनके हाथ में है, जिनको देना है, वो कभी ये नहीं चाहते हैं कि बैकवर्ड को उसका अपना स्थान मिले, उसकी भागीदारी हो। इसी कारण ये है कि आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई है। कारण यही है कि बैकवर्ड की इतनी आबादी है, इतना उनका परसेंटेज है कि वो अपने हक की लड़ाई और बड़े पैमाने पर लड़ने लगेंगे, क्योंकि उनको जानकारी हो जाएगी कि आज हम कहाँ हैं और हमारी कितनी हिस्सेदारी होना चाहिए। इस बात को वो लोग नहीं चाहते हैं और बैकवर्ड से अभी तक वहाँ तक लोग नहीं पहुँचे। बनवारी लाल जी, 85 और 15 की लड़ाई आज़ाद भारत में लगातार चली आ रही है और 1931 की जनगणना ये बताती है कि 85 और 15, उसके बाद की कोई जनगणना नहीं हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 85-15 का रेशियो बिगड़ गया हो। हम 1931 के आधार पे 85-15 की बात तो करते चले आ रहे हैं कि एक वर्ग 15%, एक 85। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वर्ग 5-6-7% पे सिमट गया हो, इसलिए वो ये जनगणना नहीं कराना चाह रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जनगणना जातिगत ना कराना किसको नुकसानदेह हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति या कौन ऐसी संस्था या कौन वो लोग हैं जो ये जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है? माननीय देश की पार्लियामेंट में बैठे कुछ चुनिंदा और मठाधीश किस्म के लोग जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि 1931 की जनगणना के समय जातीय जनगणना हुई थी। उसके बाद से आज तक किन आधारों पर जनगणना होती रही, लेकिन पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के हिसाब से जातिगत जनगणना नहीं हुई। ये एक बहुत अहम सवाल है। इससे साफ साफ लगता है कि जो लोग भी देश की पार्लियामेंट में बैठे हैं वो 85% जनसंख्या के खिलाफ हैं, चूँकि जिस दिन जनसंख्या निकल करके सामने आ जाएगी उस दिन उनको उनके हक और अधिकार देना पड़ेगा। इस विषय में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिर्ज़ापुर की सांसद माननीय अनुप्रिया पटेल जी को, जिन्होंने पिछले सदन में ओबीसी की जनगणना कराए जाने की बात रखी थी। और इस समय मौजूदा सदन में अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माननीय प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने वाले चंदेश्वर प्रसाद जी, सुनील कुमार जी सांसद वाल्मीकि नगर बिहार, संतोष कुमार जी सांसद पूर्णिमा, जय कुमार जी बौद्ध गया, दिलेश्वर जी सांसद, इन 7 हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख करके पिछड़े वर्गों की जनगणना कराए जाने के लिए मांग की है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश पहला प्रदेश था जहां माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जनगणना कराई गई और उसमें वही पुराना रटा रटाया कि 51% जनसंख्या है। लेकिन पिछले 28 जुलाई को भोपाल में उत्तर प्रदेश के 228 संगठनों ने के सहयोग से ओबीसी महासभा ने जिस तरीके से जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए
पूरा भोपाल को चक्का जाम किया था, उससे पूरे देश की जनता ही नहीं बल्कि नेताओं के कानों में जू रुंग गई थी। और दूसरे दिन ही नीट में 27% आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आज आप देख रहे हैं कि देश की पार्लियामेंट में जब देश के लोगों को उनके उत्थान की बात की जाती हो, उनके विकास की बात की जाती हो, उनके शैक्षणिक विकास की बात की जाती हो, लेकिन जिसकी जनसंख्या ही नहीं पता है, तो उस कैसे बजट उनको आवंटित होगा और कैसे उनका विकास की बात होगी। आपको यह भी पता है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय जैसा विभाग जिसमें 9 विभाग आते हैं, वो पिछड़े वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता है, अनुसूचित जात का भी प्रतिनिधित्व करता है, और उसकी संख्या वर्तमान में लगभग 80% है। जो एक डिपार्टमेंट जिसमें 9 डिपार्टमेंट जुड़े हों, वो देश के 80% लोगों का भविष्य तय करता हो, तो कैसे उसको बजट आवंटित होगा, कैसे उसका विकास होगा। और यही कारण है कि ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही। एक सवाल जो है आलम जी, थोड़ा सा लीगल मैटर है, ये तो लीगल है भी कि अभी बनवारी लाल जी ने जैसे सांसदों के तमाम नाम गिनाए कि इन लोगों ने लेटर लिखा है, और आपको मालूम है कि 135 सुरक्षित सीटें लोकसभा में जहाँ पे SC ST के लोग ही जाते हैं, उनमें से किसी ने ये बात नहीं उठाई है जातिगत जनगणना करी जाए, कभी नहीं उठाई। अभी ये जो चल रहा है, ये जो बवाल शुरू हुआ है जनगणना का, जातिगण करना शुरू किया, तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस चीज़ की भी बात उठाई थी। हमने कल ही हम पढ़ रहे थे पेपर में भी कि उन्होंने जो उठाई जब बात यह कि जातिगत जनगणना क्यों होना चाहिए। जातिगत जनगणना ना कराना, तो निकल के सामने एक बात आ रही, सिर्फ इसलिए नहीं कराई जा रही है कि इस देश के लोगों को ये पता चल जाएगा कि जातिगत जनगणना जो कराने की बात कर रहे हैं, पता चल जाएगा किसकी कितनी आबादी है और उस आबादी के हिसाब से मांग करने लगेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार, 8वीं तक की शिक्षा मुफ्त कराने का जो अधिकार दिया गया है, वो शिक्षा भी नहीं कराई जा रही है। क्या वजह है कि ये जो जातिगत जनगणना की मांग तो कर रहे हैं हम लोग, तमाम 85% जो मांग कर रहे हैं, लेकिन कहीं शिक्षा आड़े तो नहीं आ रही है इसमें कि इन लोगों को अपने आंकड़े नहीं पता है। जैसे हम लोगों ने भी चर्चा की, सब लोग एक ही बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना कराई जाए, क्यों नहीं करा रहे हैं। लेकिन हमने पहले सवाल किया था, क्यों नहीं कराना चाहते हैं। हम इस चीज़ पे चर्चा कर रहे हैं, क्यों नहीं कराना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जातिगत जनगणना होने से क्या उन 15% को नुकसान होगा जो आज़ादी के बाद से आज तक के पूरे देश पे बैठे हैं? जो लोग जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, वो इसी वजह से नहीं कराना चाहते हैं कि उनकी गणना कम है, न्यूनतम है। जो न्यूनतम हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, दरअसल वो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को सामने नहीं लाना चाहते हैं। जनगणना होगी तो ये तय हो जाएगा कि कौन धर्म के लोग बहुसंख्यक हैं और कौन जाति के लोग बहुसंख्यक हैं और कौन जाति के लोग अल्पसंख्यक हैं। तो उस जनसंख्या वही लोग नहीं कराना चाहते हैं जो अल्पसंख्यक हैं, और शिक्षा के अधिकार से इसका वास्ता ही नहीं है। शिक्षा के अधिकार और जनगणना से कोई मतलब नहीं है। जनगणना कराया जाना अति आवश्यक है, और इसको रोकने वाले जो लोग हैं वो ये चाहते नहीं हैं कि कहीं जनगणना हो गई तो हम अल्पसंख्यक साबित हो जाएंगे। जो अपने आप को झूठे तौर पर बहुसंख्यक बताते हैं वो अल्पसंख्यक साबित हो जाएंगे, और जो जिनको वो दबाए हुए हैं उनकी वो खुल के सामने आ जाएगी ये बात कि ये कितने प्रतिशत जनसंख्या इनकी है। आखिरी सवाल एक आपसे ये करेंगे कि
आप देख रहे हैं कि जो बातें सामने आ रही हैं उससे आरक्षण की बात भी आती है। तो हम लगातार तमाम बैठकों में, मीटिंगों में हमने ये चीज़ रखी कि हम आरक्षण मांग रहे हैं, हम आरक्षण मांग रहे हैं, और जो आरक्षण देने वाले हैं हमको उन्हें आरक्षण देना चाहिए। 15% से 85% आरक्षण मांग रहा है, ये विडम्बना नहीं तो और क्या है। जो बहुसंख्यक 85% है वो 15% से आरक्षण मांगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि 15% को नेगलेक्ट किया गया, 15% को धरातल पे ला के खड़ा कर दिया, सबके पीछे जाके बैठा दिया रो में। आखिर वो 15% के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? और अब जनगणना ना कराना भी एक तरह का नाइंसाफ़ी ही है। देखिए, शुरू से अगर देखा जाए तो एक शिक्षित वर्ग है और एक अशिक्षित वर्ग है। ये स्वाभाविक है, जो शिक्षित वर्ग है वो पढ़ा लिखा है, बुद्धिमान है और दूर की सोच रखता है, और जो अशिक्षित वर्ग है वो सिर्फ अपना काम करना जानता है और अपना परिवार चलाना जानता है। इसके बाहर निकलकर न तो उनकी कोई सोच है और न इसके बाहर उनको कोई जानकारी है। इसलिए जो आप 85% की बात करते हैं तो 85 क्या आप 95% हो जाएं, लेकिन जब आपको ज्ञान ही नहीं है, आपके पास शिक्षा ही नहीं है, तो आप आगे की कैसे सोच सकते हैं और कैसे अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। बात जहाँ पर 15% की है, वो लोग शिक्षित वर्ग से आते हैं और उन्होंने ही देश को चलाया है और आज भी चला रहे हैं। तो जो जहाँ पर बैठा हुआ है, अगर कोई अधिकारी बैठा है, गांव से निकल करके कोई व्यक्ति उस अधिकारी के पास जाता है काम के लिए, तो स्वाभाविक है कि वो अधिकारी के पास ही तो जाएगा, मांगेगा तो उसी से जिसके पास अधिकार है। आपके पास अधिकार ही नहीं है तो आप से कौन मांगने आएगा? तो जो 15% के पास सारे अधिकार सीमित हैं, सुरक्षित हैं, तो 85% तो उनके पास अधिकार मांगने जाएगा ही, और इसके आगे उसकी सोच भी नहीं है, आगे भविष्य में उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है। और अगर देखा जाए तो जो उसके बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, उसको भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता है और आगे बढ़ने का मौका जो उसको होता है, मिलता है, उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए वो जहाँ है वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है कि पिताजी खेती करते आ रहे हैं, लड़का मजदूरी करेगा, वो ना तो शहर तक पहुँचेगा, ना उसको उच्च शिक्षा मिलेगी, और ना वो जागरूक होगा, और ना वो अपने अधिकार को समझेगा। इसीलिए आज तक उन लोगों को इस स्थिति तक पहुंचने नहीं दिया जाता है, उनको वहीं रोक दिया जाता है कि वो वहां तक ना उनकी सोच पहुंचे और ना वो अपने अधिकार मांगने की हैसियत में कभी पहुंचे।